हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे इस SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर SR सागर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, PN कॉलेज भागलपुर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यानी मांग की लोच क्या है और इसको मापने के क्या तरीके हैं, कैसे इसको हम मेजर कर सकते हैं, कैसे इसको माप सकते हैं। चूँकि हमारे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स की पूरी वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। चूँकि जो मांग की लोच है ये क्या करता है कि जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होता है। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, क्या संबंध है, संबंधों या उस अनुपातों को ही हम मांग की लोच कहते हैं। सवाल है कि मांग की लोच की ज़रूरत क्यों है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ज़रूरत क्यों है। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, जब आप देखते हैं कि कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई उत्पादक प्राइस को कम करता है या प्राइस को बढ़ाता है तो उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई रहती है, उसको इस बात की जानकारी होती है कि हम प्राइस घटाएंगे या प्राइस को बढ़ाएंगे तो उसका जो टोटल इनकम है, टोटल जो सेल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और टोटल सेल प्राइस को जब वह वेरी करेगा तो टोटल सेल भी वेरी होगा। टोटल सेल वेरी होगा तो प्रोड्यूसर का क्या होगा, विक्रेता का क्या होगा कि टोटल रेवेन्यू जो है वो भी वेरी करेगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। इस बात को वह देखता है उत्पादक कि उस वस्तु की मांग की लोच कैसी है ना। तभी वह डिसाइड करता है कि कीमत को बढ़ाना है या कीमत को घटाना है या फिर कीमत को स्टेबल रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मांग की लोच क्या है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मांग की लोच क्या अर्थ है। देखिए, एक वर्ड होता है इलास्टिक। क्या होता है? इलास्टिक, ELASTIC। इलास्टिक मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला। देखिए, जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं और वो खींचा जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो इलास्टिक है, वो लचीला है। और जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं और वो नहीं खींचा है, जैसे मान लीजिए पेन, इसको हम खींच रहे हैं, है ना, ये खींचा नहीं रहा है, ताकत तो लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये खींचा नहीं रहा है, तो क्या कहते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, लचीलापन नहीं है। बस इसी अर्थ में आपको समझना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, है ना। देखिए क्या होता है, मांग की लोच को हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच। कीमत लोच, कीमत लोच का मतलब क्या है? क्या कहते हैं? कीमत लोच। मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो कीमत लोच जब कहते हैं तो कीमत लोच का क्या अर्थ है? मांग और कीमत दोनों है, यानी देखना है कि जब कीमत वेरी करेगा तो उसकी मांग में कितना वेरी हो रहा है ना। तो कितना वेरी करेगा इसको हम परसेंटेज में लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि वो प्राइस से संबंध में वो इलास्टिक है कि नहीं, कि प्राइस अगर चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो उसका मांग कम अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कितना हो रहा है, इस बात को बताएगा। इसके पहले अपने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था, तो वहाँ क्या कहा था आपको कि कीमत जब कम होती है तो उसकी मांग में वृद्धि होती है, मांग बढ़ता है। कब? जब अन्य बातें समान रहे, यानी अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। ये तो कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में बदलता है, लेकिन ये नहीं कहा कि कितना बदलेगा। ठीक है, तो मांग की लोच हमें क्या बताएगा? मांग की लोच हमें बताएगा कि अगर कीमत में 10% चेंज हो रहा है तो उसकी मांग में कितना परसेंट चेंज होगा। ठीक है, इस बात को हम बताएगा। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो ये होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन कहते हैं के कारण किसी वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन जो होता है उसके अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। इसको हम ED से डिनोट करते हैं।
है ना। तो इसको हम अगर देखें मांग की लोच को, तो हम इसको ऐसे देखिए, कैसे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का जो रेशियो है, जो अनुपात है, इसी को हम लोग कहते हैं मांग की लोच। अब क्वांटिटी में परसेंटेज कितना होगा, देखिए क्वांटिटी में जितना चेंज हुआ उसको डेल्टा क्यू मान लिया हमने। क्या माना, डेल्टा क्यू। और शुरू में कितना डिमांड था, इसको 100 से अगर हम गुना कर दिए तो ये हमारा क्या निकल गया, क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज, प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना निकलेगा, डेल्टा पी। प्राइस कितना चेंज हुआ, शुरू में प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस, और 100 से गुना कर दिए। इसको आप कटा दीजिए तो ये क्या हो गया, डेल्टा क्यू ऑफ क्यू को डिवाइड कर देंगे डेल्टा पी ऑफ पी से। ये हो गया हमारा मांग की लोच। अब जैसे मान लीजिए, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की प्रारंभिक कीमत 50 रुपये प्रति इकाई, यह मांग है 100 यूनिट। कितना है, प्रारंभिक कीमत है 50 टका यूनिट और डिमांड कितना है 100 यूनिट का। अब जब कीमत बढ़कर 60 रुपया हो जाती है तो मांग कम होकर 90 हो जाता है। तो नया कीमत P1 हो गया 60, तो डिमांड की नया कितना हो गया 90 हो गया। तो अब बताइए यहाँ डेल्टा P प्राइस कितना चेंज हुआ, तो 50 से 60 चेंज हुआ, तो 10 का चेंज हुआ प्लस में। और तो डेल्टा Q क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, तो 100 था 90 हो गया, तो 100 था कितना हो गया 90। तो कैसे निकालेंगे आप, तो इसको नया क्वांटिटी में पुराना क्वांटिटी घटा देंगे, तो 90 में 100 घटा देंगे, तो -10 का हो गया। अपोजिट पर चलता है हमेशा ही। तो कैसे निकालेंगे मांग की लोच, तो आपका क्या है, डेल्टा क्यू ऑफ क्यू को डिवाइड कर देंगे डेल्टा पी ऑफ पी से। तो डेल्टा क्यू बटे क्यू, डेल्टा क्यू है -10 और बटे क्यू शुरू में जो डिमांड था 100, डेल्टा पी, पी कितना चेंज हुआ +10 और शुरू में जो प्राइस था 50। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप, कितना हो गया, कितना हो जाएगा, कटकुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा -10/100 और ये हो जाएगा गुना 50 ऊपर 10 नीचे, तो 50 दूना 100, ये 10 कैंसिल, -1/2, तो -0.5। ये हुआ मांग की लोच। कितना निकला, -0.5, 1 से कम है ना। लेकिन ईडी जब भी हम लिखते हैं ना, ईडी का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, यानी -0.5, तो हो जाएगा +0.5। ऐसे निकालेंगे मांग की लोच हम लोग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है इसका जो श्रेणी है मांग की लोच की, उसको देखते हैं कितना श्रेणी है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था, फिर भी हम आपको इस वीडियो में रिपीट कर दे रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए मांग की लोच के 5 प्रकार होते हैं, 5 श्रेणियाँ होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। 5 श्रेणी कौन कौन सा है, एक होता है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मांग की लोच जो होती है वह 1 से अधिक होती है। एक होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक, 1 से कम होती है। यूनिट इलास्टिक 1 के बराबर होती है। और पूर्णतः लोचदार मांग या कहें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी इन्फिनिटिव होगा। और 5वां होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी ये होगा ईडी यहाँ पर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, इसको मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बड़ी डिटेल से समझाया था कि ये कैसे होता है, क्या है। अब इस वीडियो में आपको बताएंगे मांग की लोच को मापते कैसे हैं, है ना। मापने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे मापेंगे मांग की लोच को। ठीक है, देखिए मांग की लोच को मापने के 4 तरीके हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं, तो इसको मापने का जो सबसे पहला तरीका है उसका नाम है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। हिंदी में कहते हैं प्रतिशत या आनुपातिक प्रणाली। क्यों कहते हैं इसको भी हम बताएंगे। दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी हिंदी में कहें कुल व्यय प्रणाली, है ना, कुल व्यय प्रणाली। तीसरा है ज्योमेट्रिक मेथड, यानी ज्यामिति विधि। तीसरा, इसी का नाम है पॉइंट मेथड भी है, इसी का नाम पॉइंट मेथड है। क्या नाम है, पॉइंट मेथड। इसको कहते हैं बिंदु प्रणाली, हिंदी में क्या कहते हैं,
बिंदु प्रणाली, और चौथा है आर्क मेथड यानी चाप प्रणाली। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे इसमें कि इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे इसको समझेंगे, कि मांग की लोच को मापेंगे कैसे। इन चारों तरीकों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो है मेथड जो है मांग की लोच को मापने का, वो है प्रतिशत प्रणाली। प्रतिशत या आनुपातिक, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। इसको कैसे देखेंगे हम लोग भाई, कैसे जानेंगे? जरा सा भाई मैं अपना फिगर छोटा कर लेता हूँ। हाँ, कैसे इसको देखेंगे प्रतिशत प्रणाली को? देखिए, एक्चुअल में इस मेथड को जो डेवलप किया था, जो प्रतिपादन किया था, नाम एक फ्लक्स है, फ्लक्स ने किया था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि मांग कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन जो होता है, उसके अनुपात को इस मेथड से मापते हैं। जो अनुपात आएगा वो 1 से कम, ज़्यादा, 0 जो भी आए, उस फार्मूले से हम लोग मापते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको? इस फार्मूले से निकालते हैं, ईडी का। कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। अभी हमने देखा था इस चीज़ को कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कैसे निकालेंगे। देखिए, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? कीमत कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी, इसको पुराने वाली कीमत से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है। दूसरा, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, प्रतिशत चेंज हुआ, तो डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में जितना चेंज हुआ और क्वांटिटी से भाग दे देंगे, क्यू से, इनिशियल क्वांटिटी से 100 से गुना कर देंगे। तो इस फार्मूले की सहायता से हम परसेंटेज मेथड से मांग की लोच को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा मेथड जो है हमारा है वो है ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। कौन सा है? ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। इसमें क्या करते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है, जब किसी डिमांड कर्व के किसी पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो वहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ईडी निकालने का। लोअर सेगमेंट को डिवाइड करेंगे अपर सेगमेंट को। लोअर सेगमेंट का मतलब होता है जिस बिंदु पर आप निकालना चाह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस बिंदु के नीचे कितना हिस्सा है, और अपर सेगमेंट का मतलब है जिस बिंदु पर आप निकालने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके ऊपर का हिस्सा कितना है, ऊपरी भाग कितना है। तो निचला भाग में ऊपरी भाग से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये देखिए, इस डिमांड कर्व पर भी जो कर्व रैप का है, इस पर भी निकाल सकते हैं, और या तो फिर आपका सीधा डिमांड कर्व है तो भी ये निकाल सकते हैं। हम इसी पर दिखाते हैं। ये जो डिमांड कर्व है, ये एक तरह का सीधा डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व है, नेगेटिव स्लोप का डिमांड कर्व है। इसके अलग अलग पॉइंट पर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है। जैसे मान लीजिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ, इसका नाम कुछ आप दे दीजिए। मान लीजिए ए दे दिए, बी, सी, डी और ई। इस सब पॉइंट पर हम उस फार्मूले के हिसाब से ईडी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट पर ईडी कितना होगा, कहाँ पर? ए पॉइंट पर कितना होगा ईडी भाई, कितना होगा? देखिए, ए पॉइंट के नीचे का हिस्सा, लोअर सेगमेंट, नीचे हिस्सा कितना है? कुछ नहीं है, 0। ए पॉइंट के ऊपर कितना हिस्सा है, ऊपर अपर सेगमेंट, तो ए से लेकर के जो है यहाँ तक है, ई तक है, यहाँ तक हिस्सा है, तो इसको लिखेंगे ए ई। अच्छा, 0 में किसी संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ईडी जो हमारा होगा, कहाँ पर? ए पॉइंट पर वो 0 होगा। दूसरा पॉइंट बी पर निकालते हैं। बी पॉइंट यहाँ पर है। बी पॉइंट पर ईडी कैसे निकलेगा? लोअर सेगमेंट बी पॉइंट कितना है? बी से लेके नीचे का हिस्सा यानी बी ए, और अपर सेगमेंट बी के ऊपर का हिस्सा, तो बी से लेके कहाँ तक हो जाएगा? ई तक। तो सॉरी जरा सा मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक, अच्छा, ये ईडी कैसे निकालेंगे? लोअर सेगमेंट यहाँ बी से ए तक है, तो बी ए, इसमें डिवाइड करेंगे हम अपर सेगमेंट से, यहाँ से यहाँ, तो बी ई से। तो ये बी ए चूँकि छोटा है बी ई से, इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा? लेस देन
1 होगा। उसी तरह अब सी पॉइंट पर निकालिए, सी पॉइंट पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ईडी सी पॉइंट पर कितना होगा, सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर ईडी अगर आप निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, सी पॉइंट पर। यहाँ देखिए लोअर सेगमेंट सी से ए तक, सी ए, अपर सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक, सी से ई तक। चूँकि यहाँ पर सी ए और सी ई दोनों बराबर है, इसलिए दोनों बराबर ऊपर नीचे हो गया तो 1 हो गया इसका, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं किस पॉइंट पर, उसके बाद हम चलते हैं उसके ऊपर वाले पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर ईडी कितना हो गया, सी पॉइंट पर ईडी कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। सी पॉइंट पर 1 हो गया। तो सी पॉइंट पर हो गया 1, वो ये यहाँ बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब चलिए पॉइंट कहाँ पर चलें, डी पर। पॉइंट डी यहाँ पर है, यहाँ पर कितना होगा, इसका लोअर सेगमेंट कहाँ है, डी से लेके ए तक, तो डी ए, और उसको डिवाइड करेंगे अपर सेगमेंट से, डी से लेकर ई तक। चूँकि डी ए जो है ये बड़ा है डी ई से, ये डी ए ये वाला हिस्सा बड़ा है इस हिस्से से, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इसलिए ईडी पर जो डी पॉइंट पर जो ईडी है वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, ज़्यादा है। अरे भाई जरा सा हाँ, डी पॉइंट पर क्या हो गया, ईडी 1 से ज़्यादा। अब निकालते हैं ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर कितना होगा ईडी, ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर कितना होगा, देखिए लोअर सेगमेंट, ई पॉइंट पर लोअर सेगमेंट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है ना, पूरा ई से ए तक, ई ए। अब इसके अपर सेगमेंट, ई पॉइंट के ऊपरों में कोई है नहीं है तो 0 है। तो जब कोई नंबर में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। इसलिए ईडी जो ई पॉइंट पर होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटिव। तो इस मेथड से इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। किस मेथड से, पॉइंट मेथड से। और जो तीसरा मेथड जो है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे निकालेंगे, कैसे मेजर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ईडी 1 से ज़्यादा है, ईडी 1 के बराबर है या ईडी 1 से कम है, यही पता चलेगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कम है ज़्यादा इक्वल है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको टेबल दिखाते हैं। टेबल को देखने से देखिए बताते हैं, एकदम बिल्कुल आसान सा है। आप इस टेबल को देखिए जो आपके सामने में है। टेबल को देखने पर क्या है कि वस्तु की कीमत जो है वो 5 रुपया है, फिर 4 रुपया हो गया, फिर 10 रुपया हो गया, है ना। डिमांड है 100, 200, फिर 30 हो गया, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर को देखिए, तो यहाँ पर क्या है हमारा कि यदि कीमत के घटने से इस पर किया जाने वाला टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कीमत घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कीमत 5 था तो टोटल एक्सपेंडिचर 500 का था, नहीं समझे। चलिए फिर से देखिए इसको, कीमत 5 रुपया पर यूनिट है तो 100 यूनिट का डिमांड है, तो 100 यूनिट में कितना खर्चा किया, 500 रुपया का। अब जब कीमत घट के 4 रुपया हो गई तो डिमांड बढ़ के 200 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 800 हो गया। तो क्या हुआ कि कीमत घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब दूसरा देखिए, जब कीमत 4 से बढ़कर 10 हो जाती है तो डिमांड 200 से घटकर 30 हो जाती है, और इस पर किया जाने वाला टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 300 हो गया। तो कीमत घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, और जैसे ही कीमत बढ़ा 4 से 10 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, घट गया। तो कीमत बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, कीमत घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसा केस जब भी हो कि कीमत घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए
और कीमत के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो ईडी जो है, मांग की लोच जो है वो 1 से अधिक होती है। बिल्कुल ठीक है, यही। तो क्या हो गया, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उस पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ जाए और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उस पर किया जाने वाला कुल व्यय कम हो जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। ठीक है, चलिए दूसरा, यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये कब होगा, ये कब होगा? इस टेबल को देखिए, यदि 5 रुपया प्राइस है तो 100 यूनिट का डिमांड है, तो खर्चा कितना किया? 500। 4 रुपया प्राइस कम हो गया, 4 रुपया, तो डिमांड बढ़ के मान लीजिए हो गया 125। खर्चा टोटल कितना किया? 500 ही हुआ। और कीमत अगर बढ़ के 10 रुपया हो जाए तो डिमांड हो जाता है 50 यूनिट का। उस कंडीशन में भी क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर 500 होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यदि कीमत के घटने बढ़ने से, कीमत के घटने बढ़ने से उस पर जो हम टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं, टोटल एक्सपेंड करते हैं, वो अगर पहले जैसा रहे, सेम रहे, वो टोटल एक्सपेंडिचर घटे बढ़े ना, तो मान लीजिए कि वो ईडी जो होगा, मांग की लोच जो होगा, वह 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा ईडी कितना हो गया? ईडी हो गया 1। क्यों? क्योंकि अगर कीमत घटा है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर पहले जैसा है, और कीमत बढ़ गया तो भी टोटल एक्सपेंडिचर पहले जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ, 500 ही रह गया। अगर ऐसा होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर मानी जाएगी। ठीक है, तीसरा जो है वो है लेस इलास्टिक डिमांड, यानी मांग की लोच 1 से कम होगी। ये कब होगा भाई, कब होगा? तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल में कुछ है ना। 5 रुपया पर यूनिट प्राइस है तो 100 यूनिट का डिमांड है, तो खर्चा कितना है? 500। कीमत देखिए घट गया तो डिमांड बढ़ गया, 110 हो गया, लेकिन उस पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? पहले से कम हो गया, घट गया, यानी कीमत के घटने से इस पर टोटल एक्सपेंडिचर घट गया। दूसरा, जब 4 से बढ़कर कीमत 10 हो जाती है तो इसका डिमांड 110 से घटकर 70 हो जाता है, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 700 हो गया। कीमत बढ़ा तो डिमांड घटा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर 700। तो यहाँ पर क्या हुआ टेबल में? तो कीमत घटने से टोटल एक्सपेंडिचर पहले से घट जाए, कीमत के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो मांग की लोच ईडी जो है वह 1 से कम होगी। ठीक है, चलिए, अब जो लास्ट मेथड है उसको कहते हैं हम लोग आर्क मेथड और चाप प्रणाली। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब प्राइस में हैवी चेंज होता है ना, क्या होता है, प्राइस में हैवी चेंज होता है, तो उस कंडीशन में जो मांग की लोच को मापने का तरीका है वो क्या है कि वो आर्क मेथड है ना। क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, ठीक है, और ओपी प्राइस है, तो डिमांड मान लीजिए इतना है x1। अब मान लीजिए प्राइस में हैवी चेंज हो जाए, इतना चेंज हो जाए, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक हैवी चेंज, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में, और ये मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, हैवी चेंज हुआ, तो इस कंडीशन में मांग की लोच जो होगी वो कैसे मापेंगे, क्या होगा? तो उस कंडीशन में मांग की लोच को मापने के लिए जो है हमारा जो मेथड है वो है आर्क मेथड। क्या है? आर्क मेथड। आर्क मेथड में क्या करते हैं, हम ना तो पुरानी क्वांटिटी को छोड़ते हैं, ना नई क्वांटिटी को, ना ही पुरानी कीमत को छोड़ते हैं, ना ही नई कीमत को। इसमें क्या होता है कि जो क्वांटिटी में चेंज हुआ इसको डिवाइड करते हैं, जो इनिशियल क्वांटिटी है और पुरानी क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए Q1 न्यू क्वांटिटी है, Q इनिशियल पुराना वाला क्वांटिटी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, डेल्टा Q को उस डिवाइड करेंगे दोनों की कीमत, नई कीमत और पुरानी कीमत के औसत से, नई मांग और पुरानी मांग के औसत से। उसी तरह अगर कीमत चेंज होता है, कीमत चेंज होता है, इसको डिवाइड करेंगे नई कीमत और पुरानी कीमत के औसत से। क्या हो गया,
ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला ईडी का, ये हो जाएगा। क्या होगा, डेल्टा क्यू डिवाइड करेंगे क्यू के एवरेज से, डेल्टा पी को डिवाइड करेंगे पी के एवरेज से। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू हमारा निकलेगा नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी, और नीचे क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे नई क्वांटिटी प्लस पुरानी क्वांटिटी का। उसके बाद डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, नई कीमत घटाओ पुरानी कीमत को डिवाइड कर देंगे दोनों के औसत से, P1 प्लस P2 से। अब ये हाफ हाफ दोनों का कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक नया फार्मूला हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में Q हो जाएगा ना, Q1 माइनस Q को डिवाइड कर देंगे Q1 प्लस Q, अब भाग इसमें हो जाएगा P1 माइनस P को डिवाइड कर देंगे P1 प्लस P। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल Q माइनस Q, डेल्टा Q तो है जान रही थी है, आइए Q1 प्लस Q, आइए क्या होगा, उलट के गुना हो जाएगा, P1 प्लस P को डिवाइड कर देंगे P1 माइनस P, यानी कि ये डेल्टा क्या हो जाएगा P। तो इसको अगर सीधा से लिखेंगे, डेल्टा को एक तरफ ला लीजिए, तो डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुना P1 प्लस P बटे Q1 प्लस Q, ये हमारा क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से हम ऐसे मापते हैं, आर्क मेथड से और चाप मेथड से। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने का तरीका और प्राइस इलास्टिसिटी को मापने का तरीका। और हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर जो है इकोनॉमिक्स की ओवरऑल वीडियो अपलोड होंगी, ओवरऑल लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।